एक बात तो तय है कि इस देश की मीडिया पूरी तरह से अभी भी बीजेपी के साथ बनी हुई है। पता नहीं विपक्षी दल ये कब समझेंगे। सोचिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तमाम इंडिया गठबंधन के ब्लॉक, इंडिया गठबंधन के नेता वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए। और इस यात्रा में कौन लोग हैं? दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़े हैं। सबसे ज्यादा मैं लगातार कवर भी कर रहा हूं, सर्वे भी कर रहा हूं, लेकिन टीवी अखबार ने यह खबर नहीं दिखाया। और किसी एक शख्स ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां की गाली दे दी तो वो राष्ट्रीय खबर बन गई। आपको लगता है ये सब जानबूझकर नहीं किया जाता है? यही है मीडिया मैनेजमेंट का खेल, जो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आपके अधिकार लूटे जा रहे हैं, कैसे नितिन गडकरी का बेटा मालामाल हो रहा है, कैसे सोचिए कुमार विश्वास जो कथा बांचता है उसकी पत्नी भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई है, कैसे गडकरी का बेटा 1000 करोड़ का आदमी बन जाता है। और मोहन भागवत कह रहा है कि पानी, मंदिर और शमशान में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो क्या बाकी जगह होना चाहिए? मतलब आरएसएस कह रहा है कि हम आपको मंदिर में जाने देंगे, पानी पीने देंगे, शमशान भी जाने देंगे, लेकिन नौकरी नहीं देंगे। कैसे यूपी में छात्रों को बुलाकर उनको कहा जा रहा है कि नौकरी के नाम पर, कि नौकरी का मेला लग रहा है, सोचिए उनको सेल्समैन बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई एक मंच से, बहुत गलत बात है। आरोपी को गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन टीवी अखबार एक खबर पीट के चला रहा है। क्यों चला रहा है वो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की गाली खबर नहीं है। जैसे नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था, जैसे कोरोना में ट्रेन बंद कर देना मास्टर स्ट्रोक था, जैसे जीएसटी मास्टर स्ट्रोक था, उसी तरह से मीडिया को पता चल गया है कि बिहार में एक जनसैलाब उमड़ रहा है। वोटर लिस्ट में लगातार फर्जीवाड़ा पाए जा रहे हैं। अब बोधगया में एक घर में पूरा बूथ समाया हुआ था, 1100 वोटर है, वो एक ही घर का एड्रेस है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर बढ़े थे, चुनाव आयोग ने मना कर दिया। तो बीजेपी वोट के दम से नहीं जीत रही है, लोगों के दम से, वो वोट चोरी के दम से जीत रही है। और जो सरकार वोट चोरी के दम से जीतेगी वो आरक्षण नहीं लागू करेगी, वो नौकरियां नहीं देगी, वो सिर्फ तिकरमबाजी करेगी। और वो बाद में 5 किलो राशन भी खत्म कर देगी और आपके हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए मीडिया की कोशिश है कि इस खबर को दबा दिया जाए, और इसीलिए आपको मोदी जी की गाली की बात की जा रही है। अब बात रही गाली की, तो गाली पर कुछ बात कर लें। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सोनिया गांधी को जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी, ममता बनर्जी को शूर्पणखा, एक महिला नेता को, और सबसे बड़ी बात, ये किसी नेता ने गाली नहीं दी है मोदी जी की मां को, एक कार्यकर्ता ने दी है। और अगर बात कार्यकर्ताओं की करें तो सबसे ज्यादा गालीबाज जातिवादी और मनुवादी लोग होते हैं। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर मैं जब लाइव आता हूं तो यही जातिवादी मनुवादी गाली देने आ जाते हैं। क्या जमकर ये लोग गाली गलौज करते हैं, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। दिलीप मंडल ने तो बाकायदा इंडिया टुडे में एक बार विश्लेषण किया था कि जातिवादी, मनुवादी और संघियों की क्या पहचान? धमकी, गालीबाजी और जान मारने की धमकी देना। ये मेरा नहीं लेख है, ये दिलीप मंडल जब इंडिया टुडे में डिप्टी एडिटर थे, सह संपादक थे, तब उनका लेख है कि संघियों की क्या पहचान, जातिवादियों की क्या पहचान, मनुवादियों की क्या पहचान। गाली गलौज, मारपीट, मारपीट की धमकी, ये संघी, मनुवादी, जातिवादियों की पहली पहचान है। और एक अदना सा किसी ने गाली दे दिया तो इतना बुरा लग रहा है। चलिए, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, बुरा है, गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या ये संघी इस पर बात अड़ेंगे। लेकिन ये गाली का मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है, खबर इसलिए बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर, इसका मतलब है कि सब कुछ कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है। और उसका भी जांच होना चाहिए, जिस शख्स पकड़ा गया है,
क्योंकि इस देश में हम लोग को पता है मंदिर में गाय का मांस और मस्जिद में सुअर का मांस फेंक कर कौन लोग दंगा कराते हैं। ये हमें पता है कि कौन लोग जाति सरनेम बदलकर दलित पिछड़ों को आपस में लड़ाते हैं। तो फूट डालो राज करो, अगेन दिलीप मंडल के हिसाब से। मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं, मैं किसी का क्रेडिट नहीं चोरी करता। तो दिलीप मंडल ही वो शख्स है, वो कहते हैं कि फूट डालो और राज करो ये अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये जातिवादी और मनुवादियों की नीति है। तो विपक्षी दलों को इससे सावधान रहना चाहिए। और अब दूसरी बड़ी, मैं फिर कह रहा हूं, वोटर लिस्ट एक सबसे बड़ा मुद्दा है दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो न तो आपको नौकरी मिलेगी, न अधिकार मिलेगा, न आप राजनीति कर पाएंगे। और ये तमाम दल जो आज बीजेपी खेमे में है, इनका भी धीरे धीरे बीजेपी, अनुप्रिया पटेल का देखिए सीट घट गया, राजभर, अकाली दल खत्म हो गया, चंद्रबाबू नायडू अभी सत्ता में है, देखिए उससे पहले जगन मोहन रेड्डी खत्म, नवीन पटनायक खत्म। तो जब ये कंट्रोल कर लेंगे सिस्टम को और जब चोरी से चुनाव जीतने लगेंगे तो धीरे धीरे अनुप्रिया भी बाहर होंगी, राजभर भी बाहर होंगे, चिराग भी बाहर होंगे। लिख लीजिए आप हमसे, तमाम दलित पिछड़ों को बाहर कर देंगे, क्योंकि इनका मोटिव है आरएसएस की सत्ता, मनुवाद और जातिवाद की सत्ता। ये बात मोहन भागवत के बयानों से झलकता है। सोचिए, मोहन भागवत कह रहा था कि 75 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और सबको रिटायर हो जाना चाहिए। अब कह रहे मैंने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो एक संघी उपराष्ट्रपति चाहता था और वो मिल गया, समझौता हो गया होगा। बीजेपी का अध्यक्ष वो संघी चाहता है। तो नरेंद्र मोदी के पास दो ऑप्शन थे, या तो प्रधानमंत्री रह लीजिए या अपना अध्यक्ष बना लीजिए। तो मोहन भागवत का यू टर्न है। अब मोहन भागवत कह रहा है बहुजनों से कि शमशान, पानी और मंदिर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, नौकरी में भेदभाव होना चाहिए। शमशान घाट तुम जाओ, मंदिर भी तुम्हें मुबारक, हमारा स्कूल दो, अस्पताल दो, कॉलेज यूनिवर्सिटी दो, नौकरियां दो, ये सब संसाधन रहेगा तो हम अपना पूजा पाठ कर लेंगे। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध हो सकते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो हिंदू हो सकते हैं, हमको जो धर्म पसंद आएगा वो हम मान लेंगे। लेकिन सोचिए, आपको मंदिर जाने देंगे, शमशान घाट में भी जाने देंगे, पानी भी पीने देंगे, नौकरी नहीं देंगे, संविधान में जो आरक्षण है उसके खिलाफ ये बोलेंगे। आप सोचिए, तो ये मोहन भागवत ने लगभग साफ कर दिया है। बहुजनों को इससे समझना चाहिए। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। सोचिए कैसे। यह है नितिन गडकरी, यह है इनका बेटा। आप गरीबी में जा रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। टैरिफ की वजह से मुकेश अंबानी ने रुपया कमाया और अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा दिया। अब 15 लाख, ज्यादातर जिसमें सवर्ण व्यापारी हैं वो बर्बादी के कगार पर है। 15 लाख, एक दो नहीं, 15 लाख। तो दलित पिछड़ों की नौकरी जा रही है, दलित पिछड़ों का हॉस्पिटल, स्कूल, अस्पताल जा रहा है, बंद हो रहे हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपको लाचार, बेबस और मजदूर बना दिया जाएगा। और नितिन गडकरी का बेटा जो है अरबों खरबों में कमा रहा है। इससे पहले अमित शाह का बेटा, सोचिए, आईसीसी का प्रमुख बना हुआ है। अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं कि हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, इनका बेटा अमेरिका में पढ़ता है। काहे नहीं बुला लेते हैं भाई। अभी प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर है, चीन की यात्रा पर है। चीन पर तो लाल आंख दिखाने की बात हुई थी। तो पेड़ तर के मारा खजूर तर और खजूर तर के मारा पेड़ तर। पहले अमेरिका के पिछलग्गू थे, अब चीन के पिछलग्गू हैं। अपने देश में सुधार नहीं करेंगे। कह रहे हैं स्वदेशी अपनाइए, तो स्वदेशी अपना लेंगे। जितने भी देश में बैठे हुए हैं भारत के धन्ना सेठ जो यहां से इन्वेस्ट कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उन सबको कहिए विदेश से आने के लिए। ये देश को बेहतर नहीं बनाएंगे, सिर्फ झांसा देंगे। इन लोगों के संघ के डीएनए में भेदभाव है। संघ, अभी मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, भारत के सभी लोगों का डीएनए एक है। झूठ बोल रहा है मोहन भागवत। ये विज्ञान को नकार रहा है। भारत में, भारत के जो मूल निवासी है उनका डीएनए अलग है और जो मनुवादी जातिवादी है उनका डीएनए अलग है। हम दोनों का डीएनए एक होता तो हमसे भाईचारा होता। कुत्ते को खाना खिला सकते हैं लेकिन हमें नौकरी नहीं दे सकते साथ में। ये कुत्ता पाल सकते हैं, कुत्ते के साथ खाना खा सकते हैं, लेकिन दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ नहीं। उनकी हत्या हो जाती है, किसी मंडल की हत्या, किसी दलित की हत्या, शादी कर लेने पर। ये कहते हैं हम हिंदू हैं और हमारा डीएनए एक है।
हमारे पास जमीन नहीं है, हम मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। 90% लोग हम लोग हैं, 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं। तुम 10% लोग 90 रोटी खा रहे हो और कह रहे हो डीएनए एक है। तो ये सब ठगा जा रहा है। सोचिए यूपी में क्या हो, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, आज तक एक वैकेंसी नहीं निकलती है जो जातिवादी मनुवादी सिस्टम में बैठी हुई बेईमानी न करे। बच्चों को डिलीवरी बॉय बनाया जा रहा है। लोग खुद अपने मीडिया चैनल में कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने शेयर किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। अगर दलित पिछड़ों को अपना अधिकार चाहिए तो वोट का अधिकार बचाना होगा। पिछली बार आपने संविधान बचा लिया था, कहां ये कह रहे थे कि हम 400 जीतेंगे, 240 पर सिमट गए तो संविधान बदल देते। लेकिन अब इन्होंने कहा कि अच्छा ये फॉर्मूला फेल हो गया ईवीएम वाला, अब वोट चोरी से चुनाव जीता जाए। उसके बाद हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, और ये बिहार जीतना चाहते हैं जो अभेद किला है। ये 90 से पहले का बिहार बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार अब मुखौटा है, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। उनका पार्टी भुंजा पार्टी चला रहा है 3.5 लोग। विजय चौधरी चला रहे हैं, संजय झा चला रहे हैं, ललन सिंह चला रहे हैं। ये 3 लोग इस पार्टी को चला रहे हैं। उसमें तो सोचिए एक वर्मा जी आईएएस की नौकरी छोड़ के आए हैं जो अति पिछड़े समाज से हैं, मनीष वर्मा, उनकी पूछ नहीं है, वो नहीं जा सकते नीतीश कुमार के यहां। मैं फिर कह रहा हूं बिहार में एक बड़े बदलाव की जरूरत है और दलित पिछड़ा एकजुट हो रहे हैं और ये वोटर यात्रा से दिख रहा है। हम लोग राहुल गांधी के लिए थैंकफुल है, शुक्रिया राहुल गांधी, आप सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव को सुना, मुकेश सहनी सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय के पुरोधा बनकर निकला है। क्या ताकतवर अंदाज से बाबा साहब से शुरू करते हैं और बाबा साहब पर ही भाषण खत्म करते हैं। सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय के लिए कठोर और प्रतिबद्ध मुकेश सहनी के भाषण से लगता है। राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर इस डिस्कोर्स को खड़ा किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, जब तक वोट चोरी होती रहेगी दलित पिछड़े आदिवासी की, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जेएमएम हो, ये सत्ता में नहीं आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जब तक वोटर लिस्ट में अगर चोरी होती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि जितने बीजेपी के साथ बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग हो, चाहे अनुप्रिया हो, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, ये सब खत्म हो जाएंगे। मांझी जी का भी वही हश्र होगा, उपेंद्र कुशवाहा का भी वही हश्र होगा। आपका यूज एंड थ्रो किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। और बीजेपी में रहते हुए भी बहुजनों को क्या मिल रहा है? एनएफएस, सारी नौकरियां खत्म, सारा लूट मचा हुआ है। गडकरी का बेटा सोचिए 1000 करोड़ का आदमी बन जाता है। इस देश के सारे ठेकेदारी किसके पास है? बड़े बड़े पुल कौन बना रहा है? सड़क कौन बना रहा है? और वो भी टूट रहा है। देश को लूटा जा रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहले तो होता था कि सड़क खराब होगा, पुल गिरेगा तो सजा होती थी। और सोचिए इस देश के दलित पिछड़े किस, अखिलेश यादव हो, मायावती जी ने शानदार काम किया, उसको अखिलेश यादव ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन सोचिए कोई दलित पिछड़ा, हेमंत सोरेन स्कूल बंद कर सकते हैं, तेजस्वी, अखिलेश, मायावती जी, लेकिन बीजेपी स्कूल बंद कर रही है, कॉलेज बंद कर रही है, क्योंकि दलित पिछड़ों को सिर्फ मजदूर बनाना और इस सबका जड़ है वोटर लिस्ट। और जब वोट का ही अधिकार नहीं रहेगा तो हम संविधान लेकर क्या करेंगे? ये बैक टू बैक सत्ता में आएंगे क्योंकि ये चोरी से सत्ता में आ रहे हैं, ये तो साबित हो चुका है। पहले ये लोग वोट नहीं डालने देते थे, फिर वोट लूट लेते थे, फिर ईवीएम लेकर आ गए और अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो वोट चोरी का मुद्दा है। और इस देश के 90% दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों का भविष्य अच्छा होगा, उनके नस्लों का भविष्य अच्छा होगा, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि संविधान और वोट की ताकत रहे, नहीं तो आपको फिर से वही मनुस्मृति वाले दौर में धकेल दिया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।